लखनऊ में एक इमारत जली और उसके साथ 15 जिंदगियां भी खाक हो गईं। अलीगंज के उस कोचिंग सेंटर में बैठे युवा पढ़ने आए थे। सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि यह हादसा पहली बार नहीं हुआ। महज 19 दिन पहले 3 जून 2026 को दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल धू धू करके जला था। उस हादसे में 21 लोगों की जान गई थी, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इससे पहले 2026 में बिहार के एक अस्पताल में आग लगी थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। 2025 में हैदराबाद में एक इमारत में आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई और 2019 में सूरत में भी इसी तरह के अग्निकांड हो चुके हैं, जिनमें 20 लोगों की मौत हुई थी। हर बार एक नई जगह होती है, एक नई इमारत होती है, लेकिन हर बार वही पुरानी लापरवाही सामने आती है। लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी वो G+3 थी, यानी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 मंजिला इमारत। भवन नियमों के मुताबिक 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है, लेकिन ये इमारत उस 15 मीटर की सीमा से नीचे थी, इसलिए कानूनी तौर पर उसे फायर एनओसी की जरूरत नहीं थी। यानी जिस ऊंचाई ने इस इमारत को सख्त नियमों से बचाया, उसी ऊंचाई ने इसे मौत का जाल बना दिया। इमारत को आवासीय यानी रेजिडेंशियल उपयोग के लिए सरकारी मंजूरी मिली थी, लेकिन असलियत ये थी कि वहाँ पेट शॉप, गोदाम, गेमिंग जोन, कोचिंग क्लासेज और एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ एक साथ चल रहा था। इमारत की अप्रूव्ड बिजली कैपेसिटी 20 किलोवाट थी, लेकिन 35.5 किलोवाट बिजली इस्तेमाल हो रही थी, यानी करीब दोगुना बोझ डाला गया। इस इमारत में न फायर एनओसी थी, न इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्लियरेंस था और किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या कितनी गहरी है। साल 2022 में 7,435 लोगों की मौत हुई। साल 2023 में 6,891 लोगों की मौत हुई। 2024 में जो 5,888 लोग आग में अपनी जान गंवा बैठे, उनमें से 3,055 की मौत यानी 60% मौतें उनके अपने घरों या रिहायशी इमारतों में हुई। दिल्ली फायर सर्विस की रिपोर्ट कहती है कि 80% से ज्यादा आग की वजह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होती है। मुंबई में यह आंकड़ा 75% है। भारत के पास नेशनल बिल्डिंग कोड यानी NBC है, जो फायर सेफ्टी के नियम तय करता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA की रिपोर्ट कहती है कि शहरी इलाकों की 70% शैक्षणिक इमारतें आग के खतरे के प्रति संवेदनशील हैं। सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है, सवाल यह है कि हर बार हादसे के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है। फायर सेफ्टी के नियम पहले से मौजूद हैं, तो उन्हें लागू क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जब तक सिस्टम हादसे से पहले नहीं जागेगा, तब तक ऐसे हादसों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह, पूर्व चीफ फायर ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस के। हमारे साथ हैं SK ढेरी, वाइस चेयरमैन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, और साथ ही हमारे साथ हैं अनुपम शुक्ला, को फाउंडर ट्रस्टी इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल वीरेंद्र सिंह जी आपसे होगा, चूंकि आप दिल्ली फायर सर्विस में रह चुके हैं। आप जरा बताइए सर कि किसी बिल्डिंग, किसी इमारत की बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स क्या होते हैं किसी बिल्डिंग के, और लखनऊ की इस कोचिंग में किस तरह से उसका उल्लंघन किया गया? सभी को मेरा नमस्कार, सर को, चेयरमैन साहब को भी नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा है कि सेफ्टी नॉर्म्स इस बिल्डिंग के लिए क्या होने चाहिए, कोई भी बिल्डिंग हो, सबसे पहले ये जरूरी है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। एक्सेसिबिलिटी फॉर फायर टेंडर्स, फायर टेंडर इजीली वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते। दूसरी चीज है कि उस बिल्डिंग के अंदर जो एग्जिट हैं, एग्जिट एरिया पे डिपेंड करता है। कोचिंग सेंटर है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, तो उसमें 2 एग्जिट होना जरूरी है। 2 एग्जिट कमरे से होने चाहिए अगर उसमें 45 स्टूडेंट से ज्यादा हैं, और अगर उसका में कमरे ज्यादा हैं, 300 स्क्वायर मीटर एरिया है, फिर भी उसमें 2 एग्जिट का मतलब यह है कि 2 स्टेयरकेस होने चाहिए, ऑल्टरनेट एस्केप रूट जरूर होना चाहिए। सबसे पहले बचने का रास्ता उसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है कि उसके अंदर में जो फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स एज पर बिल्डिंग का साइज, बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी क्या है, उसका यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग तरह के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। जहां तक एजुकेशनल बिल्डिंग का सवाल है, उसमें हमें एक हॉजरील चाहिए थी। इसमें 2 जीने जरूर, 2 स्टेयरकेस होना जरूरी था। स्टेयरकेस की
अब क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें 2 जीना 2 स्टेयरकेस होना बहुत जरूरी था, जो उसमें नहीं थे। जैसा कि आपकी खबरों से हमें पता चला है, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या नहीं था, बिल्कुल क्या था। बिल्कुल और बिल्कुल क्योंकि ये कन्वर्ट की गई थी बिल्डिंग, सबसे बड़ी डेंजरस ये था कि बिल्डिंग तो केवल रेजिडेंशियल थी हाँ। और उसको यूज कर रहे थे एजुकेशनल। राइट राइट। अब ये बात जो आपने कही ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ढेरी सर। आप जरा बताइए, जैसे ये जो लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, ये G+3 इमारत थी और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 मंजिला इमारत थी। 15 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य होता है। अब ये उस सीमा से नीचे थी, मतलब 15 मीटर से कम, तो वो इस नियम से भी बच गए। वो मैं जानना चाहता हूं कि जो G+3 बिल्डिंग के लिए भी वही नियम होते हैं जो बड़ी इमारत के लिए, या अलग अलग नियम होते हैं? नहीं, ये जहाँ तक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का सवाल है, नॉर्म्स अलग हैं। लेकिन इस जगह में आप एक चीज़ नोट करिएगा, ये मिक्स ऑक्यूपेंसी थी। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे हो रही है, स्कूल में बच्चों के जो है उनको ट्रेन किया जा रहा है। जब बच्चे वहाँ आ जाते हैं तो नेचुरली आपको स्टेयरकेस 2 होनी चाहिए थी, और ये रेजिडेंस के काम में नहीं रहा। एक्चुअली प्लान कराया गया पास रेजिडेंस में और कन्वर्ट करके इसको कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे। और जब तक ये ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप ही वो ऑक्यूपेंसी चेंज कर लेते हैं, खुद ही आज जाके और रहने लग जाते हैं, कहीं इंस्टीट्यूशन खोल देते हैं, कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आजकल लो बहुत हो गया लोगों को पैसा कमाने का, इसलिए चाहे जगह थोड़ी हो 4-4, 5-5 तरह की ऑक्यूपेंसी उसमें गुजर देते हैं, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का और आग लग जाती है इसमें। और कोई ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि हर आदमी अपने आप का सुपीरियर आदमी वहीं का उस कॉम्प्लेक्स का गिना जाता है। ये जब तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक ये बिल्डिंग प्लान राइट फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्ट ऑफ मेकिंग ए बिल्डिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, जब तक फायर वाले इसको पूरा एग्जामिन करके उसके बाद उसके नक्शे वापस भेजें म्यूनसिपल कमेटी को, और म्यूनसिपल कमेटी उसको पास करे और इंश्योर करे कि जो वहाँ गाइडलाइंस बताई गई है उस हिसाब से टोटल सब चीज़ प्रोवाइड करी जाए, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनको तब दिया जाए जब आप दोनों साइड से क्लियरेंस हो जाए कि जिसमें कोई किसी की जान को खतरा नहीं हो और एनओसी की जरूरत नहीं है। ओके, परफेक्ट। अब अनुपम शुक्ला जी, ये तो अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि सेफ्टी मतलब कैसे इस हादसे में लोगों को बचाया जा सकता था अगर वो तरीके अपनाए जाते तो। लेकिन अब मेरा सवाल इससे आगे का है। आगे का सवाल ये है कि आखिर आग कैसे लग गई, उसमें क्या लापरवाही हुई, जो एक आमतौर पे जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए वायरिंग में या बाकी चीज़ों में, क्या उसमें कोई बड़ी चूक हुई? और आग लगने के पीछे की लापरवाही क्या है, ये अगर जरा बता पाए आप तो। आग लगने का देखिए कारण जो है वो 3 होता है। आग कब लगेगी? जब वहां पे कुछ जलने वाली सामग्री हो, ऑक्सीजन हो और हीट हो। तो ये केस में हीट जनरेट होने का कारण क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर ओवरलोड होना, तारों का गर्म होना, और गर्म होने के बाद फिर आग पकड़ लेना। आग एक बार जब पकड़ लेती है तो फिर वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती चली जाती है, और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि आग को आपको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ऐसे केसेस में क्या होता है कि जहां पे लोग जो ऑक्यूपेंट्स है, जो लोग आ रहे जा रहे हैं, उनको आग को लेकर इस तरह की कोई जानकारी नहीं होती कि आग लग गई है तो अपने आप को कैसे बचाना है, किस तरह से कौन सी स्टेज में वहां से अपने को निकल के भागना है, और किस तरह से अपने को खुद को रेस्क्यू करना है। सबसे जरूरी ये चीज भी आती है। तो ये जो इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं वो कोई एक गलती की वजह से नहीं होते हैं। एक गलती होती है, दूसरी गलती उससे बड़ी होती है, तीसरी उससे बड़ी होती है, चौथी उससे बड़ी होती है, और फिर होती चली जाती है। इस बिल्डिंग में जैसे बोला जा रहा है कि 22 किलोवाट के लिए हमने वहां पे सैंक्शन दिया था और 35 किलोवाट जा रहा था, तो आज ये 35 किलोवाट पहले दिन थोड़ी चला गया होगा। 2-3 महीने 4 महीने से पावर सप्लाई जा रही होगी। बिजली विभाग ने देखना चाहिए था कि जब ये बिल्डिंग को हमने लोड इतना दिया हुआ है तो ज्यादा लोड कैसे कंज्यूम हो रहा है, पावर कट ऑफ करना चाहिए था। अगर आप पावर कट ऑफ नहीं कर रहे तो फिर तो बाद में तो आपका ही सिस्टम बिजली को आग लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। yes. तो अगर आप किसी एक विभाग को बोलेंगे कि उन्होंने बिल्डिंग के लिए अप्रूवल दिया, आपने ऐसा काम किया, तो आपने दूसरे डिपार्टमेंट ने भी क्या किया? उन्होंने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सारे सरकारी विभागों की, सारे लोगों की मिलीभगत है, एक भ्रष्टाचार का मतलब उदाहरण है। आप इसको ऐसा समझोगे कि ये ज्वलंत
प्रमाण है कि सरकारी सिस्टम में आप किसी आदमी को किस तरह से फंसा के उसकी जान ले सकते हो और अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल के ये बिल्कुल सर आपने जो बात कही ना वो दिल दहला देने वाली बात है। आप सोचिए जो बात कह रहे हैं, आपने जो बात कही है वो क्या है, मतलब आप सोचिए कि ये करप्शन का एक करप्शन का कॉम्बिनेशन है। कैसे कंबाइंड करप्शन आम लोगों की जिंदगी से खेल सकता है, आम लोगों की जान ले सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण है जो बात आपने कही। अब देखिए क्या है, जो लखनऊ की जिस कोचिंग की हम बात कर रहे हैं वहां पर अप्रूव्ड बिजली की जो कैपेसिटी थी वो 20 किलोवाट थी, ये खबर आ रही है, लेकिन खपत वहां पे सप्लाई कैसे जा रही थी? हाँ, लेकिन खपत वहां हो रही थी 35.5 किलोवाट। आप सोचिए 20 किलो की कैपेसिटी, खपत हो रही थी 35.5 किलोवाट और किसी को भनक नहीं लगी। बिजली विभाग क्या कर रहा था, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था उनका काम है ये चेक करना, कहीं अगर ओवर सप्लाई हो रही है बिजली की, ये कौन चेक करेगा? मैं तो बताइए कि आप अपने घर पे एक दिन सप्लाई देके देख लीजिए, दूसरे दिन वो लोग कनेक्शन काटने के लिए आ जाएंगे, काट देंगे। इस तरह की जो घटनाएं, अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालना बड़ा आसान है। मैं बोलता हूँ ना, आप एक ठेला लगा लीजिए सब्जी का, म्यूनिसिपैलिटी वाले 10 बार आएंगे, आपके ठेले को उठा के फेंक देंगे, गाड़ी में उठा ले जाएंगे, डाल ले जाएंगे। इतने बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इतने बड़े कमर्शियल प्रेमाइसेस चल रहे हैं, आपको बन के नहीं लग रहा है कि इसको एनओसी नहीं मिली है? शर्मनाक आप जो कह रहे हैं ना, मतलब आप समझिए कि शर्मनाक शब्द भी बहुत छोटा है। जो हादसा जिस तरीके से हुआ है लखनऊ में, उसके लिए शर्मनाक शब्द बेहद छोटा है और इसके लिए जो भी एक्शन होना चाहिए, मतलब उस एक्शन वो एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वो एक नज़ीर बन जाए कि आगे कोई अगर इस तरह की हरकत करे तो वो उसको 100 बार सोचना पड़े। लेकिन अब जरा वीरेंद्र सिंह जी, मैं एक बार लौटता हूं सर। एक बिल्डिंग की सेफ्टी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। क्या अगर कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो क्या तो उसके लिए क्या कुछ ज़्यादा प्रोटोकॉल होने चाहिए या ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं क्या पुरानी बिल्डिंग के लिए? देखिए सर, पुरानी बिल्डिंग में तो रेट्रोफिटेड होता है, पहले ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थे, कंबस्टिबिलिटी बहुत कम थी, जो कंबस्टिबल मटेरियल था, फ्लेमेबिलिटी थी, इस तरह का लोड कम होता था पुरानी बिल्डिंग्स में। अब धीरे धीरे मॉडर्न जो अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, जैसा कि ये बिल्डिंग में अभी देरी साहब ने बताया कि मिक्स ऑक्यूपेंसी थी, मल्टीपल इसमें काम चल रहे थे और कंबस्टिबल मटेरियल जो फ्लेमेबल मटेरियल था वो बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा, तो कंबस्टिबिलिटी बढ़ती है, फायर रिस्क बढ़ता है और फायर लोड भी बढ़ जाता है। ये नई बिल्डिंग में बढ़ता है सर? फायर रिस्क, फायर लोड नई बिल्डिंग में बढ़ता है ज्यादा, आप ये कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप कंबस्टिबल मटेरियल का यूज करते हैं, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग होती थी उनमें कंबस्टिबल या फायर लोड कम होता था। अच्छा। आजकल बहुत ज्यादा कम जो है फायर लोड बढ़ गया। जैसे इसमें पेंट की दुकान भी थी, दूसरा भी इसमें काम हो रहा था, कोचिंग सेंटर था, एनिमेशन का बच्चे इसमें सीखते थे। तो कंबस्टिबल मटेरियल मैंने देख रहा हूँ, जो आपकी पिक्चर से ही पता चल रहा है कि फसाड बहुत ज्यादा था, जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, ये सारा कंबस्टिबल मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है। ये सेल्फ थोड़ी देर के बाद में खुद ही ये बर्न कर रहा है, इसको बाहर से जलाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे स्पार्क हुआ और इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लगनी शुरू हो गई। तुरंत इसको कंट्रोल उन्होंने किया नहीं, क्योंकि अगर वो छोटी सी आग को तुरंत कंट्रोल कर लेते, इवन एक्सटिंग्विशर और एक मग पानी भी उसमें डाल देते तो आग आगे नहीं बढ़ती। लेकिन वो सब। दूसरा, अगर आग बढ़ी, धुआं जैसे हुआ, बच्चों को अगर ऑल्टरनेट मींस ऑफ एस्केप मिल जाता तो वो बच के जा सकते थे। तो ये बिल्डिंग के लिए जो सेफ्टी है, फायर प्रोटेक्शन जो है, वो उसके में फायर लोड कितना है, कंबस्टिबल मटेरियल कितना यूज हो रहा है, उसका पर्पज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, ठीक बात है। अब ढेरी साहब ये बात जरा बताइए सर। ये तो ठीक है कि बहुत हम जो बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना समझना भी जरूरी है कि कहाँ पर चूक हुई है। क्या बिल्डिंग में, अगर ठीक है फायर डिपार्टमेंट तो बाद में आता है जब आग लग जाती है या फिर आप उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्या उस वक्त जो लोग बिल्डिंग में मौजूद हैं, क्या फौरी तौर पे उनके पास कोई ऐसा तरीका है, अगर आप लोग कुछ सुझाव पाएं कि वो कुछ हद तक इस आग की लपटों को या फिर कहें कि इंटेंसिटी को कुछ कम कर पाए? उस वक्त मौजूद लोगों को क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी आग बुझाने की, और ना ही कोई वहाँ पे फायर फाइटिंग के यंत्र लगे थे जिसकी वजह से वो सामान उठा के आग बुझा सके। नहीं, मैं तो सर कह रहा हूँ कि आप सजेस्ट करें कोई ऐसी ट्रेनिंग।
मैं तो ये आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसी कोई ट्रेनिंग सजेस्ट करें ताकि हम लोग भी अलर्ट हो जाएं कि तत्काल हम क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं अपने लेवल से। जहाँ तक सजेशन का सवाल है, हर बिल्डिंग के अंदर, ऐसी बिल्डिंगों के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, हर बिल्डिंगों के अंदर वहाँ पे मॉक ड्रिल होनी चाहिए ताकि लोगों को पता पड़े कि कितने टाइम में हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। और अगर कोई एक रास्ता रुका हुआ तो दूसरा अल्टरनेटिव रूट क्या है हमारे पास, ताकि बिल्डिंग से बाहर आया जा सके। तो जब तक ये सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फायर प्रोटेक्शन की सेफ्टी सही सलामत चल रही है। एक बात तो ठीक है, ये बात आपने ठीक कही, लेकिन अनुपम शुक्ला जी अब आप जरा बताइए सर, खास करके अभी देश भर में आप मतलब वैसे तो हर किसी को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और खतरा सबके ऊपर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग में ये घटना हुई है। कई बार हमने देखा है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इस तरह की घटना हो जाती है, कई बार दफ्तर में हो जाती है, तो कहीं भी हो सकती है इस तरह की घटना। फिर भी हमने कई बार ये रिपोर्ट भी देखी है, हमने इसको कवर भी किया है कि पार्किंग स्पेस में जो है वो कोचिंग चलाए जाते हैं, या कोचिंग ऐसी जगह चलाया जा रहा है जहाँ पर बिल्कुल एग्जिट नहीं है, बहुत ही छोटे कमरे हैं, निकलने का रास्ता एक ही है। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को एटलीस्ट बच्चों के लिए आप कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल बताएं सर, कि क्या ख्याल बच्चों को रखना चाहिए जब वो कोचिंग जाएं, तो उनको अपने आसपास किस तरह से देखकर समझकर रहना चाहिए, बैठना चाहिए, ताकि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो वो सेफली एग्जिट हो जाए। एक ट्रेनिंग बताइए सर बच्चों के लिए आप, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाते हैं कि आप बड़े ऑफिसर बन जाओ, रोटी कपड़ा और मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, बड़ी कार खरीदो। हमको सबसे पहले उनको यह सिखाना है कि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी नहीं रहेगी तो आप रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में पड़ के एक दिन इस तरह के दुखद अंत में फंस जाएंगे। तो बच्चों को जैसे हम जब बड़ा करते हैं तो उनके दिमाग में पहले सेफ्टी रखना जरूरी है। ये तो फायर सेफ्टी की बात आप तब कर रहे हैं कि जब आप समझो एक बड़े एक्सीडेंट को लेकर जा रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे को जब स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और शाम को वो लौट के आता है तो आप उससे कभी ये नहीं पूछते कि आपके ऑटो ड्राइवर ने या बस ड्राइवर ने सिग्नल जम किया कि नहीं किया, आपके स्कूल में कभी समझो फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है। आप जानते हैं कि आपके बच्चे जहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आप एज ए पेरेंट जब तक अपने बच्चों से सवाल नहीं करेंगे, बिल्कुल सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है तो सेफ्टी आपका हक भी है। जिस काम के लिए आप पैसे दे रहे हैं वो पैसा आपको वसूल होना चाहिए। सरकारों को हर बिल्डिंग पे जैसे वो बोलते हैं कि हमने ये बिल्डिंग को एनओसी दिया है, तो एनओसी दिया तो बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड लगा दो कि ये बिल्डिंग को एनओसी मिला हुआ है, ये बिल्डिंग को एनओसी नहीं मिला हुआ है। जिस बिल्डिंग को एनओसी नहीं मिला हुआ है लोग उसमें अपने आप ही नहीं जाएंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकती है। डिपार्टमेंट बोलता है कि हमने बिल्डिंग को एनओसी दिया, तो बिल्डिंग के ऊपर अगर उन्होंने एनओसी दिया तो एक बोर्ड वहां लगा देना चाहिए कि ये लखनऊ कॉर्पोरेशन की तरफ से ये बिल्डिंग को एनओसी दिया हुआ है, बिल्डिंग सेफ है। आप जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेके किसी और के ऊपर डाल तो बताओ, इसका तो कोई अंत नहीं है। मतलब जिम्मेदारी से आप बच जाए ये अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि आपने किस तरह से मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ की है। कि मतलब ये बेहद शर्मनाक है कि अगर बिजली की खपत ज्यादा हो रही है या बाकी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो जो संबंधित विभाग हैं, संबंधित डिपार्टमेंट हैं, आखिर वो कर क्या। हम बात कर रहे हैं लखनऊ नरसंहार की, कि जिस तरह से वहां पर हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे फायर सेफ्टी नॉर्म्स को हम सबको समझना चाहिए। अब वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ एक पेरेंट्स के तौर पर, एक पेरेंट्स होने के नाते, एक पेरेंट्स को किसी कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन जब वो कराने जाते हैं तो 3 सवाल फायर सेफ्टी को लेकर वहां के मैनेजमेंट से क्या पूछना चाहिए? सर, जो फायर पेरेंट्स के नाते वो सबसे पहला ये है कि क्या उसको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो यही देख ले कि मेरा बच्चा जिस रास्ते से उस कमरे में ऑफिस में गया है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक, वो आधा मीटर का 1 मीटर के रास्ते से बच्चा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके क्लासरूम को एक पेरेंट देख ले कि इसका क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे और ये बच्चे किस तरह से निकलेंगे। एक गेट है, ठीक है, एक ही फ्लोर पर कितने क्लासरूम है, टोटल ऑक्यूपेंसी कितनी है, वो बच्चे किधर दौड़ के जाएंगे। नॉर्मली भी नॉर्मल वे में कैसे बच्चे अगर आपस में भी कुछ भाग दौड़ करते हैं तो वो कैसे निकलेंगे। ठीक, कोई जरा सा भी कोई हादसा हो जाए, आप कहीं भी जाके देख लीजिए। अब वो बच्चे के ये 2 चीजें तो उसको पहला ही देखना है, क्योंकि वो बच्चे को अपने साथ लेके जाता है। वो देखेगा कि मेरा बच्चा किधर से जा रहा है। दूसरा, जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, मीटर बोर्ड, उसकी वायरिंग वो प्रॉपर है या लटकी हुई है। रास्ते में मीटर बोर्ड है, गाड़ी पार्क है, जैसे स्टिल्ट है, स्टिल्ट में पार्किंग है, वहां मीटर बोर्ड लगे हुए हैं,
जीना बैक साइड में जो स्टेयरकेस है हमारा वो बैक साइड में आता है। तो स्टेयरकेस से बच्चा निकल के आएगा और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए तो वो कैसे निकलेगा? ये दो चीज तो मेन उसको ऐसे ही देख लेगा, पूछने की जरूरत भी नहीं है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूछेगा कि फायर का एनओसी है नहीं है, तो मैनेजमेंट कहती है हम तो इतने दिन से चला रहे हैं जी, कभी आग तो लगती नहीं है। आदमी तो 50 साल एक बार ही मरेगा ना, एक बार मर के दोबारा नहीं मरता। लेकिन लोग इस बात में देखते नहीं है। मेरा अपना जो 40 साल का अनुभव है फायर सर्विस का, वो यही होता है, अजी आग तो कभी लगती नहीं है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 10 बाई 10 के कमरे से भी अगर गेट पे कोई धमाका होता है तो आदमी निकल नहीं पाता। ये मेन चीज उसको पूछना चाहिए। एनओसी नॉट ए सेफ्टी, वो एनओसी अगर आपको मिल गया, जैसा आप कह रहे हैं जी ये करप्शन है, फलाना है, बाय दिस वे और दैट वे, और यू में से कि उसने फेक ही एनओसी बना के आपको कह दिया हाँ जी ये रखा मेरा एनओसी, आपके पास तो ये ऑथेंटिसिटी नहीं, इधर इट इज ओके और ये फेक है क्या? राइट सर, राइट। तो ये दो चीजें देखनी चाहिए। परफेक्ट सर, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही और ये महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल, आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ये तो इस पे तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इस पे। आप इवन खाना खाने भी जाते हो किसी भी जगह में, वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक बात है। अब चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कोचिंग संस्थानों की, लेकिन डेरी साहब अब कोई व्यक्ति अगर कहीं घर खरीदने जाता है या किराए पर रहने जाता है, उनको 3 बातें क्या देखनी चाहिए उस बिल्डिंग में? अगर मैं किसी रिहायशी बिल्डिंग में जा रहा हूँ, घर खरीदने जा रहा हूँ या रहने जा रहा हूँ रेंट पे, तो मुझे 3 चीजें फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना चाहिए? सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि जो स्टेयरकेस जिसको बिल्डिंग में ले जाती है वो कितनी विड्थ है उसकी। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो स्ट्रेचर उसमें घूम भी नहीं सकेगा। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेके आते हैं तो स्टेयरकेसेस हैव टू बी मेड श्योर प्रॉपर स्टेयरकेसेस आर देयर ऑफ एटलीस्ट 1.5 मीटर और सो। नंबर 1। नंबर 2, उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसको चेक कराना चाहिए। बिकॉज सारे हिंदुस्तान के अंदर करीब 60% आगे जो लगती हैं वो बिजली के उपकरणों से या बिजली की लाइन से या बिजली की शॉर्ट सर्किट से ही लगती हैं। अब ये कहना बहुत आसान है कि शॉर्ट सर्किट लगी है, कैसे लगी है, लेकिन इसको अगर आप साइंटिफिकली आप कोशिश करेंगे एग्जामिन करने की तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस गेट बर्न ड्यूरिंग द फायर इंसिडेंट ओनली। राइट। ये नंबर 3, लोगों को ये जरूर होना चाहिए कि अगर हमारी आंखें बंद करके हम अपने घर से, अपने रूम से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि आंखें बंद करने का तीसरा जो बता रहा हूं मैं, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब धुआं होगा तो आप देख नहीं पाएंगे कोई भी चीज को। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा घर ये है, यहाँ मैं सोता हूँ, यहाँ से इतने स्टेप चलूंगा तो दरवाजा आ जाएगा, फिर दरवाजे से बाहर निकलूंगा। तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि उनको मालूम रहे कि अगर इमरजेंसी होती है तो स्टेप गिन के आराम से बाहर निकल जाए। जी, ये बढ़िया बात कही सर। क्विकली सर 30 सेकंड में आपसे एक जवाब चाहूंगा सर शुक्ला जी, कि कंप्लेन कहाँ करें? अगर मैं कहीं पे ये देखूं कि यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है, कंप्लेन करने का तरीका क्या है सर? एक आम आदमी कैसे कंप्लेन कर सकता है? क्विकली सर 30 सेकंड। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप जहाँ जाओ देखो कि ये बिल्डिंग फायर कंप्लेंट नहीं है तो आप पुलिस को कंप्लेन कर दिया 100 पे या 101 पे कि ये बिल्डिंग में मैं आया हूँ, यहाँ पे हमको फायर सेफ्टी का कुछ नाम नहीं दिखा। बाकी आपका सोशल मीडिया है, आप आजकल चीफ मिनिस्टर को भी डायरेक्टली लिख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्टली लिख सकते हो। सेफ्टी आपका हक है, आप इसको डिमांड कीजिए, आप इसको मांगिए। जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक सप्लाई चेन में सेफ्टी नहीं आएगी। मैं आपके माध्यम से ये बात को बहुत मतलब अनुरोध करना चाहूंगा कि सारे पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं, आप ये सारे लोग आज अपने बच्चों को पूछे कि आपकी कोचिंग में एग्जैक्टली ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, अल्टीमेटली पब्लिक को। बिल्कुल सर, आपकी बात नोटेड सर, पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। और जब तक हम आप अवेयर नहीं होंगे तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे, जो कि बेहद शर्मनाक है। और इस तरह के हादसे बिल्कुल किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये गंभीर लापरवाही का नतीजा है। जांच चल रही है, निश्चित तौर पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शुक्ला जी आपका, डेरी साहब आपका, वीरेंद्र सिंह जी आपका, आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।